हेलो डी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या किस प्रकार की गई है। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है और ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए इसको हमें बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइगेंस ने परावर्तन के नियमों की व्याख्या अपने सेकेंडरी वेवलेट के प्रिंसिपल से की है, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे की है। तो किस प्रकार की है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक परावर्तक पृष्ठ है, ये कोई दर्पण हो सकता है, यानी कि इस पृष्ठ से यक्स डैश से प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा यहाँ पे एक पृष्ठ बनाया गया है। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक रेखीय प्रकाश स्रोत है जो समतल तरंगाग्र उत्पन्न करता है। अब वहाँ से जो तरंगाग्र चलेगा वो कुछ इस प्रकार चला और इस पृष्ठ यक्स डैश पर ऐसे तिरछा आपतित हो रहा है। यहाँ पे ये जो पृष्ठ है वो एक्चुअल में इस प्रकार है और जो तरंगाग्र आ रहा है वो ऐसे है। कहने का मतलब जैसे हमारा पेन है इस तरह से, मतलब पृष्ठ के लंबवत ही तरंगाग्र भी आ रहा है, ये कागज के पृष्ठ के लंबवत आ रहा है ऐसे, और जो पृष्ठ आपका है ये इस तरह से है, ये भी कागज के तल के लंबवत है। अब जब ये तरंगाग्र इस पृष्ठ पर आकर तिरछा आपतित होगा तो जब इसका सिरा ए इस पृष्ठ से टकराएगा तो हाइगेंस ने बताया था कि द्वितीयक तरंगिकाएं प्रोड्यूस होंगी। मतलब हर एक बिंदु जो तरंगाग्र का होता है वो क्या करता है, एक फ्रेश सोर्स का कार्य करता है, मतलब सभी बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं। तो जब इसका ए सिरा t=0 पर इस बिंदु से टकराएगा, मतलब ए से टकराएगा, इस पॉइंट पे टकराएगा, तब यहाँ से सबसे पहली द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। अब वो सभी दिशाओं में निकलना प्रारंभ कर देंगी, लेकिन सबसे पहली द्वितीयक तरंगिका इसी बिंदु से निकलेगी। अब वो किधर किधर निकल रही है, क्योंकि हाइगेंस के सिद्धांत में आपने पढ़ा है पीछे का जो तरंगाग्र होता है उसको हाइगेंस का सिद्धांत एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब पीछे का अगर इन्वेलप आप बनाते थे द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में तो पिछला वाला सोर्स कंसीडर नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको बताना है आगे ही, तो सबसे पहली द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकलेगी। अब जैसे जैसे ये तरंगाग्र इस पर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा तो ये टकराएगा किसके बीच से, यहाँ पे ए डैश हम मान लेते हैं, ए डैश के बीच के सभी बिंदुओं से टकराएगा, और अगर ये टकराएगा तो इनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ करेंगी। अब यहाँ पे अगर हम माने कि ये बी वाला पॉइंट, ये जो बी वाला पॉइंट है ये टी समय पश्चात बिंदु ए डैश तक पहुँचता है। कितने समय पश्चात? टी समय पश्चात। और अगर हम माने कि इस तरंगाग्र की चाल कितनी है, भी है, तो बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, बी ए डैश, और बी ए डैश का मान क्या होगा, टी समय बाद अगर हम दूरी निकालेंगे तो हमको मिलेगा बी ए डैश =VT। VT क्या है, इस वाले बिंदु द्वारा ए डैश तक चली गई दूरी। ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे पहुँचेगा टी समय में, तब तक ये VT दूरी तय कर देगा, मतलब ये दूरी VT हो जाएगी। और अगर ये t=0 पर यहाँ पे टच किया था तो ठीक इसी क्षण, आप सोचिए, ठीक इसी क्षण क्या होगा, इस बिंदु से भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। और मान लेते हैं यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिका निकली वो टी समय पश्चात, ये भी टी समय पश्चात किस चाल से, भी चाल से कहाँ पे पहुँच गई, बी डैश पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। अब यहाँ पे मामला क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बी डैश ए की दूरी देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, VT, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइगेंस ने बताया था कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं वो प्राथमिक तरंग की चाल से ही माध्यम में आगे बढ़ती हैं। तो इसकी भी चाल क्या होगी, V होगी, जो टी समय पश्चात बी डैश पे पहुंचेगी। और यहाँ पे हम बी डैश ए की दूरी कितनी पाएंगे, VT, यही दूरी यहाँ भी मिलेगी। अब अगर हम ए को केंद्र मान लें और यहाँ पे ए बी डैश या बी ए डैश की त्रिज्या लेकर
बी पर एक चाप खींचें, बी डैश पर एक चाप खींचें यहाँ पे इस तरह से, और बी डैश को ए डैश से मिला दें, ऐसे मिला दें। तो बी डैश और ए डैश आपतित तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति होगी जो परावर्तित तरंगाग्र होगा, और ए डैश के बीच से जितनी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो बी डैश ए डैश को स्पर्श करेंगी। मतलब ये वाली यहाँ पे आई तो ये भी जाएगी ऐसे, ये वाली यहाँ पे आई तो ये भी गई ऐसे। मतलब सभी द्वितीयक तरंगिकाएं जो ए डैश के बीच से निकलेंगी वो किसको टच करेंगी, बी डैश ए डैश को स्पर्श करेंगी। और अगर हम ए पर और ए डैश पर अभिलंब खींचें तो इस तरह से ये अभिलंब बनेगा, यहाँ भी अभिलंब बनेगा। और मान लेते हैं कि इसकी ये किरण पी ए अभिलंब के साथ आई कोण पर आपतित हो रही है, मतलब आई कोण पर आ रही है, अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, आई। ये n1 मान लेते हैं, ये n2 मान लेते हैं। और यहाँ पे यहाँ से जो किरण निकलेगी वो इस प्रकार कुछ जाएगी, लेकिन वो t समय के बाद की स्थिति होगी क्योंकि t समय में b वाला पार्ट a डैश पे पहुँचा है। अब यहाँ से जो किरण निकलेगी वो ऐसे जाएगी, और हम लोग जानते हैं कि जो किरणें होती हैं वो तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत चलती हैं, तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे अगर आपने आई माना है तो आप लोग जानते हैं कि अगर ये आई है तो ये किरण ओवरऑल कितना एंगल बना रही थी इसके साथ में, 90। किसके साथ में, ए बी के साथ में। ये पूरा कोण कितना है, 90 अंश है। लेकिन ये वाला कोण कितना है, आई है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई हो जाएगा। अब फिर हम लोग जानते हैं कि अभिलंब भी पृष्ठ के साथ कितने का कोण बनाएगा, ये वाला कोण। ये 90 अगर होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपको ये बीच का एंगल पता है जो कितना आया, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अब वो क्यों आया है, हमने बताया कि अगर ये अभिलंब के साथ आई कोण पर आपतित हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि जो किरणें होती हैं वो तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो यहाँ पे ये ओवरऑल 90 बन रहा था, तो ये कोण बच जाएगा कितना, 90 माइनस आई, 90 में से आई घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल गया आपको, मतलब जो 90 माइनस आई है। अब ये पूरा कोण हम बता रहे हैं इधर का, अभिलंब जो बना रहा है इस पृष्ठ के साथ में, ऐसे अभिलंब जो पृष्ठ के साथ में बना रहा है वो पूरा कितना है, 90 है, इस प्रकार है। अब यहीं से आपका तरंगाग्र आया था, ये आपका 90 माइनस आई है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये पूरा 90 है, 90 में से अगर हम 90 माइनस आई घटाएंगे तो ये वाला पूरा कोण आपको मिलेगा, ये वाला कोण। अब ये आएगा, अगर यहाँ पे निकालेंगे आप 90 माइनस आई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 90 माइनस 90 प्लस आई, मतलब ये कैंसिल, और ये वाला कोण भी आपको मिल गया कितना, आई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ए डैश पे माने कि ये अभिलंब के साथ आर कोण पर परावर्तित हो रही है ये वाली किरण, यहाँ पे आपने अगर इसको P माना है तो इसको Q मान लें, इसको R मान लें, इसको S मान लें। मतलब अगर किरण A डैश R N2 के साथ स्मॉल r कोण पर परावर्तित होती है तब ये कोण कितना होगा, 90 माइनस आर। और ठीक इसी प्रकार अगर आप निकालेंगे तो इस कोण का मान कितना आएगा, आर। ये ज्योमेट्री यहाँ पे लगी है। अब इसका यूज हमने क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि माना एक समतल तरंगाग्र ए बी एक परावर्तक पृष्ठ x डैश पर तिरछा आपतित होता है, किसी क्षण t=0 पर यह पृष्ठ के बिंदु A को स्पर्श करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे t=0 पर यह बिंदु A को स्पर्श करता है। जैसे जैसे तरंगाग्र AB
आगे बढ़ेगा यह परावर्तक पृष्ठ यक्स यक्स डैश के बिंदु ए डैश के बीच के सभी बिंदुओं से टकराएगा, जिससे सभी दिशाओं में हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। अगर तरंगाग्र ए बी की चाल v है तो इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल भी कितनी होगी, v होगी, अर्थात वो माध्यम में v चाल से ही आगे बढ़ेंगी। यदि तरंगाग्र ए बी का b सिरा ए डैश तक पहुंचने में t समय लेता है तो बी ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी। मतलब b को ए डैश तक पहुंचने में चली गई दूरी कितनी होगी, वी टी हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी है। यदि ठीक इसी क्षण यानी कि t समय में ए से निकली द्वितीयक तरंगिका बी डैश तक पहुँचती है, जो पहली द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकली है वो t समय पश्चात कहाँ पे पहुँच जाएगी, बी डैश तक पहुँच जाएगी। तो ए को केंद्र मानकर और ए बी डैश मतलब वी टी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाने पर, लेकिन चाप कहाँ लगाएंगे, बी डैश पे लगाएंगे। बी डैश पर एक चाप लगाने पर और बी डैश को ए डैश से मिलाने पर बी डैश ए डैश ए बी तरंगाग्र की नई स्थिति होगी जो परावर्तित तरंगाग्र होगा। और यह तरंगाग्र यानी कि बी डैश ए डैश के बीच से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा, अर्थात ए डैश के बीच से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाएं इस लाइन को मतलब बी डैश ए डैश को स्पर्श करेंगी। अब यहाँ पे आपने मानना है कि अगर पी ए किरण अविलंब N1 के साथ आई कोण बनाती है तो बी ए डैश कितना होगा, आई होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ज्योमेट्री तो हमने आपको बता दी कि आपको समझ में आए, ये आई होगा। इसी प्रकार यदि ए डैश आर किरण अविलंब N2 के साथ आर कोण बनाती है तो बी डैश ए आर होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। आपको परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। तो आपने पढ़ा है परावर्तन का नियम, जिसमें क्या होता है, आपतन कोण जिसमें क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और आपतन बिंदु पर अभिलंब या सीधे आप कहें कि अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। अब ये तीनों कैसे हैं, ये बात आपको समझनी है। ये तीनों, ये जो कागज़ आपको दिखाई पड़ रहा है जिस पे हम लिख रहे हैं, इसके पृष्ठ के लंबवत हैं। मतलब आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र इसके लंबवत है। देखिए ये, तो इसके साथ में कागज़ का कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री हमारा हाथ इस कागज़ के साथ में बना रहा है। अब परावर्तित तरंगाग्र देखेंगे तो सिमिलर कंडीशन, ये भी 90 बन रहा है, सीधा एकदम हाथ है ऐसे हमारा। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है ऐसे है, इसका भी इस कागज़ के साथ 90 का एंगल बन रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये घटना यहाँ पे हो रही है। तो पहला नियम में आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे, और दूसरे नियम में आप तो यही लिख सकते हैं कि आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन पृष्ठ अर्थात परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, जिससे आपतित किरण अर्थात पी ए, परावर्तित किरण ए डैश आर तथा अभिलंब N1 व N2 तीनों एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम के लिए यहाँ पे आप ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ए बी ए डैश व ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें
क्या होगा, कोण ए बी और ए डैश इज इक्वल टू किसके होगा, कोण ए डैश यहाँ पे रहेगा और रहेगा बी डैश और यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना 90, क्योंकि प्रत्येक किरण तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है, मतलब ये 90 तो ये भी 90, ये 90 हो गया। अब यहाँ से आपने लिखना है बी ए डैश इज इक्वल टू कितना, ए बी डैश इज इक्वल टू कितना है, वी टी है। जितने समय में बी ए तक पहुँचा है तो बी ए डैश की दूरी कितनी है, वी टी है। ठीक इतने ही समय में अर्थात टी समय में ए से निकली द्वितीयक तरंगिका बी डैश पे पहुंच गई है, तो इसके द्वारा भी तय की गई दूरी कितनी होगी, वी टी होगी, क्योंकि ये भी उसी चाल से आगे बढ़ रही है और समय कितना ले रही है, टी, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, वी टी। ये हो गया। और क्या है, ए डैश इज इक्वल टू क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर ये उभयनिष्ठ है तो ये दोनों त्रिभुज इन तीनों क्राइटेरिया के द्वारा क्या हो जा रहे हैं, सर्वांगसम, अर्थात त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ये चीज़, सर्वांगसम होंगे। अब आपको जब ये सर्वांगसम मिल गया तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, चाहे आप लिखें कोण बी ए डैश इज इक्वल टू क्या, कोण बी डैश ए डैश ए, है ना। ये कैसे हुए, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, मतलब क्या, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये होता है। तो मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों का सर्वांगसम भाग। जब ये सर्वांगसम हो गया मतलब सभी अंग समान हो गए, तो जाहिर सी बात है ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया परावर्तन का द्वितीय नियम। अब इसी तरह से आप थ्योरेटिकली फिगर से बता देंगे कि आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब तीनों एक ही तल में हैं और यही परावर्तन का प्रथम नियम है। तो दोनों नियम प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमने एक शार्ट नोट बनाई है आपके लिए। आप ये नोट्स फिगर के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, ये फिगर आपका बनेगा, इसमें ये आर है, स्पष्ट दिख रहा होगा, ये आई हमने माना है, ये पॉइंट ए है, ये ए डैश है, ये एंगल आर है, ये आई है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से है, जो अभी हमने बताया वही है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, अब हम इसको बताते हैं और समझाते भी चलेंगे आपको। देखिए, चित्रानुसार माना एक समतल तरंगाग्र ए बी, ये ए बी एक्स डैश परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। माना इसकी चाल भी है, अर्थात ये भी चाल से आगे बढ़ रहा है। माना किसी क्षण t बराबर 0 पर, यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है 0 पर, यह परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A से टकराता है। ये परावर्तक पृष्ठ आपका क्या है एक्स डैश, और इसके बिंदु A से ये t बराबर 0 पर तिरछा टकराता है, जिसकी किरण PA N1 A से I कोण बनाती है। जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ेगा, वह A व A डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। ऐसे आके यहाँ पे टकराएगा, ऐसे आके यहाँ पे टकराएगा, ऐसे ऐसे ये टकराता रहेगा, है ना। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार इन सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, जो भी चाल से माध्यम में आगे बढ़ेंगी। यदि AB तरंगाग्र के बिंदु B को A डैश तक, B को
ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगे, टी समय, तो बी ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा, वी टी होगा। ठीक इसी समय टी में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका ए से बी डैश पे पहुंच जाएगी और इसके द्वारा चली गई दूरी भी क्या होगी, वी टी होगी। ठीक है ना। अब यदि ए को केंद्र मानकर, ए को सेंटर मान लिया जाए और वी टी की त्रिज्या लेकर, अर्थात ए बी डैश या बी ए डैश की त्रिज्या लेकर बी डैश पर एक चाप लगाया जाए और बी डैश को ए से मिला दिया जाए, तो बी डैश ए डैश स्पर्श रेखा ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेंगी और यह ए बी तरंगाग्र की नई स्थिति होगी, जो बी डैश ए डैश है। यहाँ पे हमने ये सब लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको चित्र से चलना है। N1A तथा N2A क्या है, अविलंब है। क्या है, फिर से यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। चित्र से N1A तथा N2A डैश है। यहाँ पे ये क्या है, अविलंब है। माना ये हमने खुद ही कंसीडर किया है कि PA इज इक्वल टू I तथा N2A डैश और यस इज इक्वल टू R है। तब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ज्योमेट्री वही जो अभी हमने बताई है, वो क्या बताई है। यहाँ पे अगर ये एंगल I है तो ये किस वजह से आया है, क्योंकि ये I था, तो ये कितना आया था, 90 माइनस I। अब अगर देखेंगे तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 90, इसी वजह से ये 90 माइनस I आया। अब ये अविलंब के साथ में पृष्ठ कितने अंश के कोण पे होगा, 90। अब अगर ये 90 पे है और ये 90 माइनस I आपको पता है, तो 90 में से 90 माइनस I घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, I। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा R। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, आपको भी ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद ट्रायंगल्स में आ जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में आ जाएंगे। अब ट्रायंगल्स में आने के बाद आपको मिलेगा ये उभयनिष्ठ वाली कंडीशन, अर्थात सर्वांगसम वाली कंडीशन, जिससे आप प्रूव कर देंगे कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R और लिखेंगे यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। सिमिलरली सेकंड केस में फिगर को ही देख के आप बताएंगे कि आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, अर्थात x डैश में ही हैं। अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। अतः यह परावर्तन का प्रथम नियम है। तो हमने इसको जितना इजी हो सका है उतना इजी आपको बताया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसमें मैथमेटिकल या डेरिवेटिकल कुछ नहीं है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और आपको ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट होगा तो हमने बताया कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे, हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की व्याख्या। क्योंकि हाइगेंस का जो नियम है, जो हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का नियम दिया है, या तरंग सिद्धांत संबंधी नियम दिया है, या तरंग के संचरण संबंधी व्याख्या जो की है, उसके द्वारा इन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है, जिस पर उन्होंने परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की। और इसके द्वारा और कई साइंटिस्टों ने, हमने बताया था पोलराइजेशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, इन सब घटनाओं को भी वेव मानकर ही डिस्क्राइब किया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपको और टॉपिकें मिलेंगी, बहुत इजी तरीके से मिलेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको पूरा दिखा देते हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप एक लाइक ज़रूर करें
अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।